ले सर जी, आए ज़रा चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। और चैप्टर नंबर 3 लकीली हमने एक सब्सटेंशियल हेल्दी पोर्शन इसका पहले ही कर लिया हुआ। बहरहाल फिर भी हम इसमें से पास थ्रू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है सोशल और लीगल, इसने इकट्ठा किया हुआ 10 सफ़ों का, ठीक है। ये जो एरिया है हमारा जहाँ से शुरू हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। ये देखो, एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल्स, सोशल वैल्यूज़, डेमोग्राफी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें मैंने बल्कि रेफरेंस में जो चीज़ें यूज़ की थी आपसे डिस्कस करने के लिए, वो भी मैंने यहीं से मिसालें उठाई थी काफ़ी हद तक के, ताकि चले जब आप लोग वहाँ पे स्टडी टेक्स्ट में पढ़ें तो हमें यहाँ पे इतनी ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल्स, वो देखो यहाँ पे वो एडवर्टीजमेंट के लिए वही बात करेगा कि ये देखो, ये जो दूसरे पैराग्राफ में, फॉर एग्जांपल देयर इज मोर फोकस ऑन फैमिली वैल्यूज एंड जॉइंट फैमिली यूनिट्स इन द ईस्टर्न कंट्रीज, देयरफॉर कंपनीज यूज फैमिली गैदरिंग्स एंड ओकेजन्स एज बैकड्रॉप ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स। इसी तरह ये देखो नीचे टी का भी जिक्र होगा कहीं ना कहीं, वो देखो कॉफ़ी लवर्स हैं और सारी चीज़ें हैं कि नॉर्थ अमेरिका में चूंकि कॉफ़ी लवर्स ज़्यादा हैं तो वो उसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करेंगे, लाइफस्टाइल्स वाली बातें सारी। तो इसी तरह सोशल वैल्यूज़ में भी यहाँ पे तुम्हें वो देखो आखिरी लाइन में नजर आएगा, इंश्योरेंस कंपनीज में ऑफर अ हायर एजुकेशन एंड मैरिज प्लान्स टू पेरेंट्स इन अ सोसाइटी वेयर देयर आर द डिसीजन मेकर्स एंड द फाइनेंशियल सपोर्टर, क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा वही डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो ये वही चीज़ें हैं कि सोशल वैल्यूज़ इम्पैक्ट करती हैं कंपनीज बिजनेसेस को। डेमोग्राफी में 3 ही चीज़ें डिस्कस की थी मैंने, एज ग्रुप, जेंडर और एथनिसिटी, तीनों चीज़ें यहाँ पे कवर्ड हैं। ये चीज़ें डिटेल में हमने सोशल के उसमें डिस्कस किए हैं। लाइकवाइज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो हम बात कर रहे थे कि लोअर इनकम ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं, मिडिल इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, हाई इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, तो मैंने वहीं पे ये मिसाल दी थी कि वो कंपनी जो कि टारगेट ही आपके हाई इनकम ग्रुप को करती है, जैसे रोलेक्स है या आपकी रोल्स रॉयस है या प्रीमियम गाड़ियाँ, प्रीमियम वॉचेज़, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मर्जी इकोनॉमी में चलता रहे, वो अपनी प्राइस लेवल्स हैं उस पर कभी भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते। लेकिन जो सुपर मार्केट्स हैं फॉर एग्जांपल, जो बेच ही ग्रॉसरी आइटम्स रही हैं, कारफोर है, मेट्रो है, तो वो डेफिनेटली वो एक पूरा जो बंडल्स हैं उसके ऊपर जब तक डिस्काउंट्स नहीं देंगे, उन्हें पता है और भी ग्रॉसरी के लिए ऑप्शन हैं, तो उनको पता है कि हमारी जो टारगेट मार्केट है वो मिडिल इनकम है या अपर मिडिल इनकम थोड़ी सी कह लें या लोअर मिडिल इनकम कह लें, तो वो डेफिनेटली डिस्काउंट्स के बगैर नहीं चल सकती। उनकी प्राइसिंग पॉलिसीज़ में डिस्काउंट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू फोकस ऑन। तो ये भी डिस्कशन हमारी हुई है, देखो बल्कि क्या भी रहा है ये, such as luxury watch company would not advertise in a classified ad section. Similarly, a supermarket targets middle income to lower income segments by claiming to have lower prices and larger variety of brands under one roof. उनके प्रमोशन का अंदाज भी इसी तरह से होगा, बात समझ रहे? इसी तरह एजुकेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर, उसमें हमने बात की थी कि हम कौन सा प्रोडक्ट कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को देखना है कि वो बंदे एजुकेटेड इनफ हैं कि वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का हमें फ़ायदा होगा, वो चीज़ डिस्कस करता है यहाँ पे। और लॉ एंड ऑर्डर में मैंने कहा था कि अगर आपके यहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन ही इतनी अच्छी नहीं है तो आप उतना ज़्यादा अपनी फॉर एग्जांपल प्रेमिसेस में सीसीटीवी कैमराज पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, आप सिक्योरिटी एजेंसीज हायर करने, ये सिक्योरिटी एजेंसी से मुराद है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको हायर करने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करोगे, इंश्योरेंस अपने स्टॉक्स की थेफ्ट इंश्योरेंस से बचाने के लिए ज़्यादा कर रहे होगे, आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी, ठीक। तो वही इसी का जिक्र यहाँ करता है कि देखो बिजनेसेस स्पेंड मनी ऑन इंस्टॉलिंग इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स, अलार्म्स, बर्गलर प्रूफिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी डिस्करेज होती है, टूरिज्म इज रिड्यूस्ड व्हिच इंपैक्ट्स नेगेटिवली ऑन द बिजनेस। ये वही बातें हैं सोशल के अंदर जो कि हमने पहले डिस्कस की हुई। ओके इसी तरह से लीगल में अगर हम बात करें तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, एक लिस्ट थी जिसमें मैंने काफ़ी सारे लॉज जो हैं उनको मेंशन किया था कि ये लॉज कैसे कैसे इफेक्ट कर सकते हैं बिजनेसेस के ऊपर, जिसमें काफ़ी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। उसमें कंपनीज लॉ भी था, उसमें सेल्स ऑफ गुड्स लॉ भी था, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी था, उसके अंदर एंटी कोलोनियल लॉज भी थे, मोनोपोलीज के लॉज भी थे, हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज भी थे, इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट के लॉज थे, फिर इसके अलावा पार्टनरशिप के लॉज थे। तमाम लॉज के बारे में उसने अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये लॉज हैं और ये किसको रेगुलेट करते हैं, हमारी एनवायरनमेंट से लिंक करके उसने मेंशन किया है। जैसे वो शुरू करता है कि जी हमारे इस एनवायरनमेंट में, पाकिस्तान के लीगल एनवायरनमेंट में जो कंपनीज को रेगुलेट करने वाला लॉ है वो कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2017, वो उसने मेंशन किया हुआ है और नीचे एक पैराग्राफ में बताया हुआ है कि ये किन किन अफेयर्स ऑफ द कंपनी को डील करता है, खत्म। फिर आगे चलता है, कहता है पार्टनरशिप
को डील करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा एक्ट है? पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। और मैंने आपको इन एडिशन टू दैट बताया था कि अब LLPs पाकिस्तान में आ चुकी हैं 2017 से, तो LLP एक्ट 2017 भी एग्जिस्ट करता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सो LLP एक ऐसा पार्टनरशिप का एक फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, जिसमें ईच एंड एवरी पार्टनर इज लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दैट ही हैज मेड, जस्ट लाइक अ कंपनी होती है, ठीक है ना। कंपनी तो होती ही लिमिटेड लायबिलिटी है ना, तो लेकिन जो ये LLP एक ऐसी पार्टनरशिप है, स्पेशल पार्टनरशिप है, जिसमें पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड। ये वाला पूरा ब्लॉक मैंने डाला था लीगल के एंड पे कि हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ के हाउ लीगल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट विल इफेक्ट द कंपनीज। 1970s में पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन एक्ट के तहत तमाम कंपनीज, तमाम जो इदारे थे वो नेशनलाइज हो गए थे। और अगली 2 मिसालें ये मैंने पूरे बॉक्स की सूरत उसमें डाली हुई थी। अच्छा ये देखो, डिफरेंट लॉज अफेक्टिंग द बिजनेस। मैंने बस ये किया था अपनी उस किताब के अंदर कि मैंने सिर्फ नाम लिखे थे, ठीक। अब उसने यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दी, इसको जरा थोड़ा सा पढ़ना जरा। हम इन पाकिस्तान इनकलकेट का वर्ड यूज किया जाता है ट्रेन करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के तौर पे वर्ड यूज किया जाता है। इनकलकेट मींस ट्रेन। मुझे नहीं पता इसमें डिस्कस करने वाला है क्या, यानी कंपनी मतलब सिंपल है। मैं सिर्फ ये कहना छाड़ना देना, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इसमें हमारे डिस्कस करने वाला है क्या। पूरा तुम एक्ट पढ़ के आ गए हो, तो अब तुम्हें ये नहीं पता कि ये एक्ट करता क्या है। यानी सीधी सी बात है, वो ये कह रहा है कि हमारे लीगल एनवायरनमेंट में कंपनीज को एंटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा लीगली, हमें उनको इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि बाहर से आ जाए 2-3 गोरे और बैठ के बिजनेस शुरू कर दें, नहीं, पहले उनको कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और अंडर द कंपनीज एक्ट उनको तमाम के तमाम जो मामलात हैं उसके मुताबिक कंपनी को शुरू करना पड़ेगा। और उनको पता होना चाहिए कि जब वाइंडिंग अप होगी तो कैसे होगी, वैसे ही जैसे कंपनीज एक्ट कह रहा है। और जाहिर है अगर वो रजिस्टर हो रहे हैं एज लिमिटेड लायबिलिटी फॉर एग्जांपल, तो उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने एनुअल रिटर्न्स भी जमा करानी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा करवानी है, अपना ऑडिट करवाना है, यानी तमाम सेक्शंस जो कंपनीज एक्ट में ये मैंने, ठीक है। अच्छा मजे की बात, आगे और लॉज भी हैं। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि हो सकता है कि जैसे उसने अभी रिसेंट अटेम्प्ट में तुमसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में कहा है, तो वो रिवर्स भी पूछ सकता है तुमसे कि जी पाकिस्तान के लीगल एनवायरनमेंट में अगर आपको फॉर एग्जांपल ये काम करने हैं तो उसमें कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। मे भी कर सकता है 2 या 3 दे दे और फॉर एग्जांपल 4 या 5 मार्क्स दे दे और कह दे कि ब्रीफली कमेंट ऑन ईच वन ऑफ दैम। यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पार्टनरशिप्स को डील करने वाला जो लॉ है वो कौन सा है और ब्रीफली उसके ऊपर कमेंट कर दे। डायरेक्ट ना बताए कि जी पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, ऐसे ना कहे। कंपनीज एक्ट क्या कहता है, ऐसे ना कहे। रिवर्स थोड़ा सा 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स नहीं, वर्ड्स उसके लिए यूज कर ले और फिर आपसे पूछे कि वो लॉ कौन सा है और उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर दें, 1.5-2 लाइन, उससे ज्यादा आपने नहीं जाना। इसी तरह से वो कंपटीशन के बारे में अगर वो बात करता है, पाकिस्तान में कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए कौन सा लॉ है, लेकिन वो इसी किताब में रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखे, ज़ाहिर स्कोप उसके पास इसी किताब का है। अच्छा मजीद देखो, पार्टनरशिप लॉ की बात कर रहा है, लॉ रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस इन पाकिस्तान इज द पार्टनरशिप एक्ट, वही मामला है सारे। तो इन कंपैरिजन विद कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स हैज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज द रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल ऑन कंपनीज फॉर एनुअल रिटर्न्स, ये सारी की सारी चीजें ये पार्टनरशिप पे अप्लाई नहीं होती, तो आसानी है उनके लिए पार्टनरशिप्स को पाकिस्तान में लीगली ऑपरेट करना। तो ये पेस्ट एनालिसिस में भी हो सकता है कि एक कंपनी है, एक फॉर एग्जांपल 2 या 3 बंदे हैं, वो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं,
ठीक है, तो वो हो सकता है कि एक पॉइंट में लीगल में आके तुम एक सजेस्ट कर सको कि यार पाकिस्तान में इफ दे वांट टू ऑपरेट एंड दे वांट टू अवॉइड ऑल द बेसिक पेपर वर्क एंड द लेबोरियस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से अगर वो आपको बचाना चाहते हैं और उसकी कॉस्ट से बचाना चाहते हैं, इट्स बेटर कि पार्टनरशिप की तरफ चले जाएं। लेकिन एक मसला क्या होगा, साथ वो भी डिस्कस कर दें, फाइनेंसिंग का बड़ा मसला होगा उनको, क्योंकि पार्टनरशिप्स एसएमईज में आती हैं, बैंक इतनी जल्दी लोन नहीं देते पार्टनरशिप्स। हाँ, अगर कंपनीज हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि दे विल बी एबल टू सिक्योर द लोन। लेकिन अगर वो डेट फाइनेंसिंग नहीं है, इक्विटी फाइनेंसिंग है, जाएं पार्टनरशिप पर, अगर बैंक की तरफ नहीं जाना, आगे जाकर स्टेटस में कन्वर्ट करवा लें। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट लॉज पाकिस्तान में, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट लॉज अवेलेबल है पाकिस्तान में से काफ़ी ज़्यादा हैं, 5-6 लॉज हैं, उसने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन उसने ये बता दिया है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं उसमें एम्प्लॉयज़ के किन राइट्स का ख्याल रखा गया, वो नीचे बताया हुआ है कि मिनिमम वेज उनको मिले, पहली चीज़ कि वो मिल रही हो, ये ना हो कि मिनिमम वेज पाकिस्तान में 15 चल रही है तो किसी लेबर को 10-10 हज़ार मिल रहा है, ये काम नहीं होगा। ठीक, फिर वर्किंग कंडीशंस, ऐसा ना हो कि बेचारों को एक्सट्रीमली हैजर्डस वर्किंग कंडीशंस में काम करने के लिए कहा गया, इसमें हीट जो है वो बहुत ज़्यादा है और कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिया हुआ उनको, बेचारे सड़ बल रहे हैं अपनी रोज़ी के चक्कर में। ठीक है, इसी तरह से कोई ऐसी जगह पे काम ना हो रहा हो जहाँ पे बड़े टॉक्सिक फ्यूम्स हैं और बड़ी पंजेंट स्मेल है उनकी, और वो एक नॉर्मल बंदे के लिए खड़ा होना अजाब है, और अगेन उनको कोई भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया। तो वर्किंग कंडीशंस का ध्यान हो, वरना फिर लॉज जो हैं वो अप्लाई होंगे। कोई भी एम्प्लॉय में से बंदा खड़ा होता है और अदालत में जाता है तो ही कैन ईजिली मेक द कंपनी अकाउंटेबल फॉर दैट। अनफेयर डिसमिसल, ऐसा ना हो कि किसी डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे या कोई अनजस्टिफाइड ग्राउंड्स की बेस पे किसी बंदे को निकाल दिया जाए, या तो हो कि वाकई इस बंदे की परफॉर्मेंस गंदी थी और सब लोग शहादत भी देते हैं तो फिर ठीक है, वो अनफेयर डिसमिसल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर अनफेयर डिसमिसल है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी कवरेज भी किसमें हो, लॉज में मौजूद। फिर रिडंडेंसी का वर्ड भी ऑल्टरनेटिवली यूज होता है कि अगर तो रिडंडेंसी ऐसी है कि वाकई कंपनी को ज़रूरत नहीं है, कंपनी की डिमांड वाकई कम है तो उन्होंने बंदे निकालने शुरू कर दिए हैं, तो वो एक लेजिटिमेट रीज़न है, वो भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक कंपनी ने दूसरी को एक्वायर कर ली है तो अब जाहिर है दोनों कंपनियों की वर्कफोर्स तो रिक्वायर्ड नहीं है ना, उन्होंने डाउनसाइज करने हैं। जब जैज़ ने वारिद को एक्वायर किया था तो वारिद की कमो बेश भी 80% वर्कफोर्स डाउनसाइज हुई थी। आप खुद सोचें कि ठीक है, आपके अब स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे भाई, जो वारिद के टावर्स थे वो सब अब किसके, जैज़ के, आपका ऑपरेशन तो बढ़ गए, आपका स्केल या जो कवरेज एरिया है वो तो बढ़ गया। लेकिन खुद सोचें कि 2 एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है तो उन्होंने 2 क्या करने, वो ये करेंगे कि वारिद का 20-30% स्टाफ रख लें, एग्जिस्टिंग जैज़ का अपनी जगह पे रहे, बाकी उन्होंने क्या करने इतने ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट क्यों बढ़ाए वो इतनी ज़्यादा, आपने वही बंदे मैनेज कर लेंगे। ठीक, इसी तरह से लाइक वाइज एडिशनल वर्कफोर्स भी जा सकती है कि आप उनको निकाल सकते हैं, एंड दिस रीजन इज जस्टिफाइबल। हाँ, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि जी इनको निकालना है इस वजह से कि हमें ये बंदे नहीं पसंद, ये जैज़ के हैं, या ये बंदे जो है ना ये हम तो पंजाबी हैं तो ये बंदे केपी के हैं, ये बात गलत। यानी कि पता चले कि डाउन साइज सिर्फ उनको किया गया जो आपके सूबे के नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, तो रिडंडेंसी उमूमन ये तब वर्ड यूज किया जाता है जब आप फॉर एग्जांपल डाउन साइज कर रहे हैं। डाउन साइज यानी कि ओवरऑल ही अपनी वर्कफोर्स रिड्यूस कर रहे हैं, जब आप एक ओवरऑल डिसीजन लेते हैं अपनी वर्कफोर्स के बारे में, डीलेयरिंग कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिसमिसल है वो तो एक बंदे के लिए होता है ना। तो रिडंडेंसी उमूमन जब एक से ज्यादा लोगों पे आप एक पॉलिसी यूज कर रहे हैं कि यार ये बंदे निकालने। फिर इसी तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी हवाले से। ये तो सिर्फ निकालने की बात है ना, हम सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं कि इस ये एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है क्योंकि फॉर एग्जांपल ये आपके रिलीजन के नहीं है। जनरल ट्रीटमेंट की बात है, वो भी आपके एम्प्लॉयमेंट लॉज में कवर्ड होती है ये चीज़ कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ। फिर जेंडर इक्वालिटी, मेरा ख्याल है ये तो वैसे ही इतना ज़्यादा ज़ेर बहस मौजू है, ये मेरा ख्याल है बहस करने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा जी, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, बिल्कुल इसी तरह से आपके जो हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज होते हैं वो उसमें एक ये वाला पहलू भी होता है शामिल कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़ के लिए भी काम करेंगे, और इसके अलावा दीगर भी चीज़ें इसमें होती हैं कि सिर्फ आपका वर्क फोर्स ही नहीं है बल्कि आपके जो सैलरी स्टाफ होता है उनके लिए भी क्या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, हेल्दी एनवायरनमेंट है टू ग्रो।
उसमें ये चीज़ें भी होती हैं, उसमें वो ये कोई हैरेसमेंट वाली कंडीशंस ना हो, उसमें इंडिपेंडेंट इनपुट गिविंग एनवायरनमेंट हो, हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। और इसके अलावा जनरली भी सेफ एनवायरनमेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये भी चीज़ कवर्ड हो सकती है कि जैसे आपने देखा होगा अच्छी कंपनीज में अगर आप कभी गए हैं, उनके जो जहाँ स्टाफ बैठता है ऑफिस में, कि सेफ ऑल्टरनेटिव एग्जिट होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं, एमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं। हॉस्पिटल्स में आपने ये चीज़ देखी होगी, तो ये भी उसमें कवर्ड होता है। कि यानी कि सिर्फ ये सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट वाला मामला है, ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में वो वाले लोग जो कि आपके मजदूर हैं सिर्फ उन पे ही अप्लाई नहीं होता, आपके बाकी एम्प्लॉयज़ पे भी अप्लाई होता है कि जो दफ्तरी काम करते हैं अपनी सीट पे बैठ के। यानी कि इंशाल्लाह जहाँ पे आपने भी जाना है दफ्तरी काम ही होगा, फील्ड विजिट काम ही करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये उसमें कवर्ड है। तो वो कहता है इन सब कुछ कंट्रीज में एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोवाइड अ सेफ वर्क प्लेस फॉर देयर एम्प्लॉयर्स। A safe workplace is one where employees are not exposed to unreasonable physical dangers or unreasonable risks to health. In some countries, this also means a place of work where employees are not subjected to discrimination or bullying. Bullying और discrimination ये यही चीज़ है ना कि आप फॉर एग्जांपल वो बंदा क्योंकि थोड़ा सा हटके है तो आप तुसी उदा तवा लाई जाओ रोज ही, है ना। और उमूमन ये बुलिंग वाली जो हरकतें हैं ज़्यादातर ये यूनिवर्सिटी के लेवल पे होती हैं कि जो भी जूनियर्स आते हैं तो उनकी चंगी रगड़ते हैं वो, है ना। तो ये मूवीज में भी देखते हो कि बुली करते हैं, बुलीड कैरेक्टर्स होते हैं यार, ये सारे के सारे मामला। तो ये वो वाली बातें कर रहा है जी। डाटा प्रोटेक्शन लॉ, इसको मेरा ख्याल है रीड करेंगे तो मोर देन इनफ समझ आ जाएगी। इसको हम हाथ पढ़ो जरा। डाटा प्रोटेक्शन लॉ क्या है? Data protection legislation is designed to protect private individuals against collecting, holding, and using information about them without their permission. It is considered illegal, for example, that an organization should be able to gather and hold personal data about individuals without a justifiable reason and make use of that personal data without the individual's permission. Someone holding and using personal data about individuals should also be under a legal obligation to make sure that the personal data is accurate and ensure the security of the data so that it is not made available to or accessed by any other person who does not have any right to have it. आप लोगों ने पिछले दिनों ये चीज़ नहीं सुनी थी कि मार्क जुकरबर्ग को अच्छा खासा उसको उस पर एलिगेशन लगे थे कि क्योंकि फेसबुक क्या है, पर्सनल डाटा लोगों के उसके पास। व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप से शुरू हुआ था असल में कि व्हाट्सएप इट इज़ a highly private conversation between several individuals, और it is ये extremely private information। इसी तरह से ये गूगल है, फेसबुक है, इसके पास लोगों की पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है। कितने लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स पे लॉक लगाए होते हैं, लेकिन फेसबुक को तो मालूम है कि किसके अंदर क्या है, कौन बैठा हुआ है, क्या है, इसकी आईपीज कहाँ है, कहाँ से चलता है, लोकेशन कहाँ पे है फिजिकली, ये सब प्राइवेट डाटा है। और इनकी जो टर्म्स ऑफ पॉलिसी होती है जिसमें हमेशा एक्सेप्ट करके आगे चले जाए, जो ये दिक्कत ही नहीं पड़ते, उसमें मेंशन होता है ये सारी चीज़ें कि। और ये जो बात हो रही है ना सारी की सारी, वो डाटा प्रोटेक्शन लॉज पे बात कर रहे होते हैं। वो बेचारे आपको ये बताना चाह रहे होते हैं कि डेफिनेटली इस अकाउंट के नतीजे में आप हमें कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, ज़ाहिर अपना नाम बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, आपकी लोकेशन ट्रैक होगी जहाँ जहाँ आप जाएंगे, ये हमारे सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। लेकिन हम आपको इंश्योर करते हैं कि आपका डाटा हमारे पास सेफ रहेगा और हम इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम कोई लीक शीक नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि व्हाट्सएप ये कहता है कि आपका डाटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारे पास आएगा। हमारे एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होगा कि एक बंदा दूसरे को मैसेज भेज रहा है, क्या भेज रहा है, वो उसको डिसाइफर नहीं कर सकता। वो ये कहता है। तुमने कभी नहीं व्हाट्सएप के ऊपर लिखा हुआ एनक्रिप्टेड डाटा वगैरह कभी पढ़ा? एंड टू एंड एनक्रिप्शन है इसमें, यानी जो सेंडर भेजेगा बीच में जितने मर्जी बंदे कुंडे डाल लें, जब रिसीवर के पास पहुंचेगा वहां वो डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। और एनक्रिप्शन का अंदाज वही है, जब मैसेज सेंड किया जाता है तो सेंडर के हाँ पब्लिक की होती है, वो पब्लिक की से उसको एनक्रिप्ट करता है, और जब वहां पे जाता है रिसिपिएंट के पास तो वो प्राइवेट की के जरिए उसको डिक्रिप्ट करता है। दिस इज कॉल्ड एज एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो ये वो बात कर रहा है। साइबर लॉज क्या है कि जब आपका वो वाला डाटा जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, यानी कि साइबर लॉज में वैसे तो इसमें इमोरल एक्टिविटीज भी आ सकती हैं कि इमोरल एक्टिविटी की है, किसी की वीडियोस लीक कर देना, पुट्टी सीधी हरकतें, ये तमाम साइबर लॉज में, यानी कि जिसमें
इंटरनेट के जरिए क्रिमिनल ऑफेंस किया जाए। क्रिमिनल ऑफेंस वो इमोरलिटी की तरफ भी जा सकता है, वो किसी की पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील करना भी इसमें कवर हो सकता है। ये जैसे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टील कर लेना, इसी तरह से तुम्हारी कोई इसी तरह से इमोरल एक्टिविटी किसी के साथ हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज हैं वो साइबर लॉज में कवर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलर्ट हो जाते हैं जब भी उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोपेगेंडा ऑन द सोशल मीडिया शुरू हो जाता है, तो वो कहते हैं साइबर लॉज एक्टिव होने चाहिए। इस तरह से कोई भी बंदा उठे तो वो इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट शुरू हो जाए, तो ये तमाम किसमें कवर होता है, ये साइबर लॉज में कवर होता है। तो उसमें ये अगेन इसकी कैटेगरी थोड़ी ब्रॉड है। इसमें क्या कहता है, इट इज द न्यूएस्ट एरिया ऑफ लीगल सिस्टम, इट अप्लाइज टू बहरहाल इसने सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस की ही बात की है जिसमें मैं क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप चूंकि हर बंदा टीवी देखता है, न्यूज़ देखता है, आपको साइबर क्राइम्स में काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। इवन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की न्यूज़ है और वहाँ पर बहुत कुछ इसमें आपका भी तो बड़ा ब्रॉड है। ज़ाहिर है ये जो किताब में लिखते हैं तो बड़ा माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं। कंपटीशन लॉज मैंने वहाँ पर कर दिया हुआ था, क्या कंपटीशन लॉज टू एनकरेज फेयर कंपटीशन इन द मार्केट एंड अवॉइड एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस। इसी तरह मोनोपोलीज हैं, इनके ऐसे लॉज बनाए जाएं कि इंडस्ट्री में मोनोपोलीज ना क्रिएट हो। ये ना हो कि एक बंदा, ये एक एंटिटी है या दो एंटिटी हैं, उन्होंने हाथ डाली हो, सबको मुसीबत डाली हो, वो किसी को एंटर ना होने देते हो, एरिया बैरियर्स टू एंट्री हो इन द मार्केट। तो उसको काउंटर करने के लिए, मोनोपोलीज को काउंटर करने के लिए लॉज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एंटी कोलूजन क्या होता है? नहीं, ये कोलूजन एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए दो बंदों के दरमियान कि जिसके जरिए से वो अपना कोई म्यूचुअल बेनिफिट निकालना चाहें एट द एक्सपेंस ऑफ द पीपल अराउंड देम। वो जैसे जब कोई फ्रॉड प्लान होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके इदारे का एक बंदा है जिसको आपने अपने पेरोल पे रखा हुआ है और एक बाहर का बंदा है, इन्होंने आपस में, जिसे कहते हैं ना यार कोई ना कोई करदा पेती होएगा जिसकी वजह तो फ्रॉड होया, यानी कि बाहर के बंदे को क्या पता कि बैंक के अंदर इस जगह पे ये सेफ्टी वे लॉकर पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं, अंदर का कोई बंदा होगा इसने भेद खोला। तो जब अंदर का बंदा एक और बाहर का बंदा मिलके एक फ्रॉड प्लान करें ताकि बेनिफिट किसका हो, इन्हीं दो बंदों का, इन दोनों ने क्या अरेंजमेंट की होगी, सर मैं तुझे बताता हूँ ये यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, तूने आना है और तूने ये सारा डाका डूका डाकर निकल जाना है और बाद में जब आप बाहर जाएंगे तो हम 50-50 शेयर करेंगे। बेनिफिट किसका, इन दो बंदों का बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द बैंक और द ऑर्गेनाइजेशन और द एंटिटी। यही काम दो एंटिटीज भी कर सकती हैं मिलके, यही काम दो एंटिटीज भी मिल सकती हैं करके टू गेट द म्यूचुअल बेनिफिट आउट ऑफ इट एट द एक्सपेंस ऑफ द पीपल अराउंड देम। ये देखो कहता है कोलूजन अकर्स व्हेन टू और मोर बिजनेस एंटिटीज, यहां पे उसने नाम बिजनेस एंटिटीज के ले लिए, लेकिन आप तुम ऑडिट पढ़ोगे ना तो ऑडिट में तुम फ्रॉड के चैप्टर में कोलूजन पढ़ोगे। फ्रॉड होता ही तब है जब कोलूजन हो, और आपने ये डेली लाइफ में सुना होगा कि यार चोरी ऐसे नहीं होती, घर का बंदा मिला होता है तब जाके चोरी होती है। यह आपकी डेली लाइफ का स्टेटमेंट आपने बड़ों से सुनी होगी। जैसे ये बड़ा कॉमन है कि जब कैश पड़ा होता है घर में तो कहते हैं उन्होंने तुम्हें पता है कैश पे ऐसे है जी। तो कहता है कि when two or more business entities secretly agree to do something for their mutual benefit that is against the public interest, it is a secret agreement to raise prices and avoid competition on process। ये उसने मिसाल ऐसी दी है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे वही है competition to enter in the market, लेकिन मैं आपको बता दिया कि ये असल में है क्या, कोलूजन होता क्या। इसी तरह प्राइस कंट्रोल्स, यानी कि प्राइस को, जैसे मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर प्राइस को कंट्रोल किया जाए तो मंडी में जो हर बंदा मनपसंद प्राइस से ऊपर ले जाता है, एक रेडी पे जाओ कोई और प्राइस है, दूसरी रेडी पे जाओ कोई और प्राइस है। तो प्राइस कंट्रोल्स अगर आपके इससे रेलेवेंट लॉज अवेलेबल हैं तो फिर आप एक रेगुलेटेड प्राइस रख सकते हो, सेंट्रली रेगुलेटेड प्राइस रख सकते हो, सच दैट आर्बिट्राज नहीं हो सकता किसी किस्म का। आर्बिट्राज ये होता है कि जब डिफरेंशियल इन प्राइसेस को आप कैपिटलाइज करें। खुद सोचें कि 1 किलोमीटर पीछे रेडी से आप आम पता करके आए हैं, वो 70 रुपए किलो दे रहा है, 1 किलोमीटर आगे जाके वो बंदा 100 रुपए किलो दे रहा है, वही चीज। तो ये आर्बिट्राज नहीं है। आर्बिट्राज क्या होता है
कि जब डिफरेंशियल ऑफ प्राइसेस हो एक ही जगह पे तो आप उसको कैपिटलाइज करें, लेकिन कैपिटलाइज ये उतने तक होगा, इतने एक्सटेंट तक होगा कि प्राइसेस उसके बाद इक्वल हो जाएंगी। यानी कि एक प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी है कि आप यहां से 70 रुपए का खरीदो, वहां जाके 100 रुपए का बेच दो। ये काम कब तक होगा? उस मार्केट में जहां पे 70 रुपए का आम बिक रहा है वहां पे बाइंग बढ़ेगी, यहां पे जहां 100 रुपए का बिक रहा है यहां पे सेलिंग बढ़ेगी। सप्लाई डिमांड की वजह से एक वक्त आएगा कि दोनों की प्राइसेस बराबर लेवल पे आ जाएंगी। इसको आर्बिट्राज बोला जाता है। ठीक है, तो वो मैं वैसे बाय द वे बात कर रहा हूं कि प्राइस कंट्रोल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमल दखल ये होता है कि मेक श्योर किया जाए कि प्राइसेस रेगुलेटेड रहें हर जगह, जहां जहां प्राइस बराबर हो। ये ना हो कि जितना जो दिल करता है प्राइस चार्ज करी जाए। तो कहता है गवर्नमेंट माइट इम्पोज प्राइस कंट्रोल्स ऑन सर्टन की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सच एज प्राइस एसेंशियल सर्विसेज टू कस्टमर, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है और गैस है। और ऐसा ही होता है, इनके रेट्स यूनिफॉर्म ही होते हैं, इनमें प्राइस कंट्रोल रहता है। लेकिन जो डे टू डे कमोडिटीज हैं उसमें आपको नहीं नजर आएगा क्योंकि वो बंदे बेच रहे हैं। लेकिन ये जो यूटिलिटीज हैं, गैस, बिजली, पानी, ये चूंकि इदारे बेच रहे हैं तो वो फिर मेक श्योर करते हैं कि अक्रॉस पाकिस्तान रेट बराबर हैं। लेकिन पाकिस्तान में नहीं कह सकते, बाकी कंट्रीज में फिर कह सकते हैं। जैसे कराची इलेक्ट्रिक के रेट्स थोड़े फर्क है पंजाब से। पंजाब में तो हमारे यहाँ ये है ना लेस्को, शेस्को, गैपको है और ये सारी चीजें, तो इनके रेट्स थोड़े से फर्क हैं कराची इलेक्ट्रिक से। इस तरह से जो गैस कंपनीज और यहाँ पे रेट्स में, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इट्स जस्ट माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर्स जो कि गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए लॉज बने हुए हों। ठीक है, इसको और सेल्स ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन को मैं वैसे मिला के जो पढ़ना ज्यादा मुनासिब समझूंगा कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लॉज, यानी कि कंज्यूमर जो चीज खरीद के गया है तो उसकी प्रोटेक्शन क्या है, इसका जिक्र हमें मिलता है सेल ऑफ गुड्स के अंदर ज्यादा। कि यार जब एक बंदा खरीद रहा है तो सबसे पहली बात, एक बड़ी कॉमन अजम्पशन है कि यार उसको कुछ चीजें अज्यूम करने का हक मिलना चाहिए। क्या? कि यार वो जिससे खरीद रहा है उस बंदे के पास इसका टाइटल है, वो उसका असल ओनर है, उसको इसका अज्यूम करने का हक है कि नहीं। आप हफीज सेंटर से मोबाइल लेके आए सेकंड हैंड, ठीक है, और आपको ये अज्यूम करने का हक है कि नहीं कि ये चोरी का नहीं। मुझे क्या पता कि चोरी का है कि नहीं। बाद में एक बंदा आ जाए और कहे भाईजान ये चोरी का है, ये मेरा मोबाइल है, वो कहे भाई मैं तो हफीज सेंटर तो लिया। तो इसमें मुझे बताया कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो इसका जिक्र सेल ऑफ गुड्स में मौजूद है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का हिस्सा है। इसी तरह से ये भी एक बात यहाँ पे मेंशन्ड कि यार डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या कंज्यूमर को इसका राइट है कि नहीं कि यार जो कहा जा रहा है कि इसमें ये है तो उसका हक है ये अज्यूम करना है कि नहीं कि यार इसमें ये होगा। अगर आप कह रहे हैं कि इसमें वाकई ओरिजिनल असल मैंगो डला हुआ है तो आपको अज्यूम करने का हक है कि इसमें है कि नहीं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन में शामिल है। मैं जूसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से जो पल्पी ऑरेंज है, ये जो भी आपकी चीजें हैं, वो कहते हैं कि 100% ये और फ्लांटिंग लटरम पटरम, इसमें वो होता क्या है असल में, वो बाद फिर कभी बात करेंगे। तो ये उसमें अंदर शामिल है कि जो कहा जा रहा है, द कंज्यूमर हैज द राइट टू अज्यूम कि द सेम आइटम्स विल बी प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, और अगर उससे चेंज है ही हैज द राइट टू क्लेम द सेम। बाहर के ममालिक में बच्चे ऐसा नहीं होता। इतना ज्यादा वहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्ट्रांग है कि जो उन्होंने अंदर डालना है ना वो उन्होंने मेंशन करना है कि इतने %, वो इतनी डिटेल्ड में उसकी बाहर इंग्रेडिएंट्स होती हैं। इवन वहां पे यार हर प्रोडक्ट की बाइफर्केशंस हैं, यानी कि एक बंदा डायबिटिक पेशेंट है ना तो उसके लिए अलग चीजें हैं, वो मेंशन किया हुआ है कि यार इसमें ना इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें इतना शुगर का कंटेंट है, इसमें इतना ये है, ताकि आप खरीदें तो आपको इतने वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं, और वो क्लेम करते हैं कि इसमें कोई किसी किस्म की रद्दोबदल नहीं है। फिर इसी तरह से क्वालिटी, ऑल गुड्स सप्लाइड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मस्ट बी ऑफ सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी। दिस मीन्स दैट दे मस्ट बी सेटिस्फैक्टरी फॉर द पर्पस इंटेंडेड। इफ अ पर्सन बायज अ वॉशिंग मशीन दैट डज नॉट वर्क, द सेलर मस्ट रिपेयर इट, रिप्लेस इट और पे और रिफंड टू द कस्टमर। लाइकवाइज आप अगर चीज खरीद रहे हो और आपको पता है कि ये हायर की है और ये जो भी इंटेंडेड इसका फंक्शन है ये करेगी, खरीद के लेके गए तो वो चल ही नहीं रही, तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कोई करप्ट किस्म का सिस्टम अगर हो तो वो कहे कि भाई जो खरीदा है बस मैं कुछ नहीं कर सकता। मुश्तरी होशियार बाश, याद है, पढ़ा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में।
सेल ऑफ गुड्स में क्या चीज़ें हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो देखो बहुत बड़ा एक्ट है ना, यानी कि जिसमें किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, इवन सर्विस दे दी आपने आपने इवन डेली लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल है, इवन हस्बैंड वाइफ के कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल हैं। लेकिन सेल ऑफ गुड्स इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ एक्ट दैट ओनली रेगुलेट्स दोज एग्रीमेंट्स जिसमें सेल ऑफ गुड्स एग्जिस्ट कर रही हों या सर्विसेज जा रही हों। तो उन ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने वाला जो आपका एक्ट है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। अच्छा, बहरहाल जी, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड लाइसेंसेस। कॉपीराइट्स, अच्छा पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट ये होता है कि ये उमूमन R&D बेस्ड प्रोडक्ट जब डिज़ाइन की जाए, जैसे कंपनीज होती हैं वो मेडिसिन तैयार करती हैं आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च, इसी तरह से कोई IT बेस्ड कंपनी है तो उसने बड़े साल रिसर्च करने के बाद, ज़ाहिर है रिसर्च कोई ऐसे थोड़ी हो जाती है, खाली का घर थोड़ी, अच्छा खासा तुसी इन्वेस्टमेंट करते हो, आपकी टीम होती है, आप उनको पेरोल पे रखा हुआ है, आप उनको पे कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर जाके एक प्रोडक्ट तैयार होता है। तो फिर होता क्या है कि अगर गवर्नमेंट भी इस चीज़ को फील करे कि वाकई इन्होंने आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट निकाला है, तो वो फिर गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं और कहते हैं कि सर हमें ना 1 या 2 साल के लिए एक एक्सक्लूसिव राइट दें कि हम ही इस प्रोडक्ट को बनाने वाले होंगे मार्केट में, 1 या 2 साल हम ही बेचेंगे। तो ये होता है पेटेंट, व्हेन यू गेट एन एक्सक्लूसिव राइट टू सेल योर प्रोडक्ट बाय द गवर्नमेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ताकि फिर आप प्राइस स्कीमिंग कर सकते हैं। प्राइस स्कीमिंग क्या होती है? जब शुरू में आप कोई चीज बेचते हैं और मैक्सिमम हाई प्राइस पे रखते हैं क्योंकि कोई कंपेटिटर नहीं होता, ताकि मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट्स रीप आउट कर लें इन द फर्स्ट इनिशियल ईयर्स। तो जब पेटेंट होता है ना आपका, तो आप प्राइस स्कीमिंग बड़ी आराम से कर सकते हैं। तो ये वो चीज है, पेटेंट ये होता है। तो प्रोटेक्शन है टू दैट कंपनी दैट हैज प्रोड्यूस समथिंग आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च, तो पेटेंट इसको बोलते हैं। इट इज अ रजिस्टर्ड राइट, it is a registered right that gives owner exclusive right to features and processes of inventions। अच्छा, और लाइसेंस क्या है? लाइसेंस एक सिंपल परमिशन होती है कि आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी है फ्रॉम द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट और अंडर रेगुलेशन। जैसे मैंने उस दिन जिक्र कर रहा था आपसे कि एक फॉर एग्जांपल आपने कोई ये जो ग्रीन हाउस गैसेज या स्मोक्स आपने एमिट करनी है अपने एनवायरनमेंट में, तो फिर उस मकसद के लिए आप अगर गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लें तो आप अलाउड हो जाते हैं कि आप स्मोक्स जो है वो एमिट कर लें। मैं बाहर के मुल्कों की बात कर रहा हूँ, इतने तो है ही कुछ ना सिलसिला। तो लाइसेंस इसी तरह से हर बंदा फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है, खरीदे बेचना शुरू कर दे, बिजनेस शुरू कर ले। आपके गली के कोने में एक जो है ना वो रशीद पान वाला है, उसने शुरू कर दिया काम, वो फॉरेन करेंसी डॉलर खरीद रहा है और आगे धड़ाधड़ बेची जा रहा है, पाउंड खरीद रहा है, कभी वो यूरो खरीदी जा रहा है, बेची जा रहा है। नहीं, लाइसेंस होता है, लाइसेंस्ड डीलर्स होते हैं हमेशा फॉरेन करेंसी के। वेस्टर्न यूनियन इज अ लाइसेंस डीलर, मनीग्राम इज अ लाइसेंस डीलर। इसी तरह से जो बैंक्स हैं, तमाम बैंक्स लाइसेंस डीलर्स हैं। लाइसेंस लेना पड़ता है फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के यू आर एलिजिबल टू डील इन फॉरेन करेंसी, आम बंदा नहीं कर सकता। ठीक, सो लाइसेंस होता है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन करने का, जो कि हर बंदे को अलाउड नहीं होता। यू हैव टू टेक द लाइसेंस फॉर दैट। लाइसेंस ये चीज है। कॉपीराइट्स क्या है? कॉपीराइट्स हैं किसी का ओरिजिनल वर्क जो है उसको सिक्योर करना, कि कोई बंदा कॉपी करके आगे उसको अपना छापना शुरू कर दे। किसी बंदे का ओरिजिनल वर्क, उसका अपना डिजाइन किया हुआ, यूजुअली ये आर्ट के ऊपर अप्लाई होता है, जिसमें ऑथर्स भी कवर्ड होते हैं। ऑथर का जो काम है, उसने ओरिजिनल वर्क किया, उसकी कॉपियां बनाने आगे निकाली जाए। दैट इज बेसिकली कॉपीराइट्स को सिक्योर करना। हर किताब के शुरू में तुम्हें नजर आएगा कि दिस इज ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड विद हुम। ये जो ऑल राइट्स रिजर्व्ड की स्टेटमेंट होती है, ये कॉपीराइट्स होता है। ऐप तुसी मेरी वाली किताब पढ़ लो कि है साथ दी किताब में पढ़ लो, वो शुरू से लिखे होएगा। तो वो क्या कहते हैं कि ये राइट्स किसके पास रिजर्व्ड है? इस पब्लिशर के पास रिजर्व्ड है। कॉपी पेस्ट आगे करेंगे तो ये कानूनन जुर्म है, ये है वो प्लांटिंग। सो ये कॉपीराइट्स का मकसद क्या होता है? किसी के ओरिजिनल वर्क को सिक्योर किया जाए कि कोई आगे कॉपी पेस्ट ना करे। तो इसी तरह से जो आर्टिस्ट होते हैं कि वो उसने कोई म्यूजिक ऑडियो तैयार किया है, कोई वीडियो तैयार किया है, कि ताकि कोई बंदा उसकी ट्यून ना कॉपी करके ले जाए, जो आजकल आपको हर दूसरी जगह पे सुनने को मिल रहे होते हैं। तो ये कॉपीराइट्स के अगेंस्ट है। लेकिन खैर उसकी कहानी और है कि राइट्स किसके पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी इस इंडस्ट्री में ऐसे होता है कि आर्टिस्ट तो गा गू के चला गया, लेकिन ओरिजिनली राइट्स किसके पास होते हैं? जो पब्लिशिंग कंपनी है। आर्टिस्ट खुद अपने राइट्स बेच के गया होता है, आप नहीं याद होगा, तो राइट्स उसके पास होते हैं। तो कोई थर्ड और उस पब्लिशर से वो राइट्स बाय करती है, फिर उसको यूज करती है। तो सिंगर पहले बेच चुका होता है अपने राइट्स, वो पहले पेमेंट ले गया होता है।
तो बहरहाल ये कहानी थोड़ी सी लीगल है जी। वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स से क्या पता चलता है? वर्ल्ड बैंक जाहिर है एक इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है, और जाहिर है वो डिफरेंट कंट्रीज हैं, चाहे वो डेवलपिंग हैं चाहे वो अंडर डेवलप्ड हैं, तो वो उसके लिए उसने ना एक इंडेक्स तैयार किया कि किसी कंट्री में अगर आपने ये डिटरमिन करना है कि इसमें बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है, तो हमने ना एक इंडेक्स तैयार किया है। अगर तो इन चीज़ों के ऊपर उसका स्कोर हाई है ना, इसका मतलब है यहाँ पे बिजनेस करना आसान है। और उसने हर कंट्री को इस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इंडेक्स का एक स्कोर दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि यार किसी मुल्क में अगर आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चेक करना है ना, तो उसके पैरामीटर्स ये हैं। आप सबसे पहले ये चेक करें कि बिजनेस शुरू करना वहां पे आसान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू करने से क्या मुराद है कि कितनी मुसीबत पैंदी है ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्यूमेंटेशन से, आपको कितनी जगहों पे जाना पड़ता है कि जी सबसे पहले खुद सोचें कि आपने एक बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले आपको इनका ऑपरेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पहले उसके लिए चालान जमा कराना पड़ेगा, नेशनल बैंक की लाइन में लगना पड़ेगा, फिर आपने वहां से सर्टिफिकेट लेना है, और सर्टिफिकेट भी आराम से नहीं मिलेगा, एक बंदे को पेमेंट करनी पड़ेगी, वरना एक लाइन लंबी है। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने एनटीएन लेना है, क्योंकि ज़ाहिर है एक बिजनेस शुरू करेंगे एनटीएन के बगैर तो शुरू नहीं होगा। फिर आपने एफबीआर के फेरे लगाने हैं, फिर इसके बाद फिर आपने कॉपीराइट रजिस्टर करवाना है, फिर आपने ये करना है, फिर वो करना है। ये है ईज। कितनी डॉक्यूमेंटेशंस में आपको शुरू में कितनी मुसीबतें करनी पड़ेंगी। आपको उसके लिए फिर पूंछ हाउस जाना पड़ेगा, अगर आप फॉर्म है रजिस्टर करवाना है, फिर एससीसीपी जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा। तमाम क्या है, कितनी आसानी है एक बिजनेस शुरू करने में। और इन कंपैरिजन विद दैट, अगर कोई कंट्री ऐसी है कि जो कहती है कि हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, एक वन स्टॉप सोल्यूशन देते हैं कि आपने एक जगह पे ऑनलाइन घर से भी नहीं निकलना, और आपका विद इन 1 डे सारा एनटीएन बन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उतना ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, ज्यादा। बात समझ। उसने वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, पहला इंडेक्स, पहली चीज हम ये देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि क्रेडिट लेना वहां पे आसान है कि नहीं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस। जो मर्जी बिजनेस प्लान बना लो, मैं कर देंगे, मैं वो कर देंगे, ऐसा है कोई नहीं थोड़े को, किस तरह करोगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फाइनेंस इज द की टूल। तो अगर फाइनेंस ही इजीली नहीं मिल रहा, आपके जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका मामला ऐसा है कि वो नई फर्म्स को, नई कंपनी नहीं करता, मीडियम फर्म्स को सपोर्ट नहीं करता जब तक वो हैवी एसेट्स ना लेके आए, तो वो भी रोल प्ले करता है ये डिटरमिन करने में कि क्या इस मुल्क में बिजनेस करना आसान है या नहीं। फिर कंस्ट्रक्शन, अगर आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए आपको किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन करनी है ताकि आपके पास एक जगह हो बैठने की, और कंस्ट्रक्शन करना यहाँ पे आसान है कि नहीं। इसी तरह से गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, सर जी बिजली के कनेक्शन लगाना आसान है या नहीं आसान। बहरहाल आप तमाम उन जगहों पे पहुंच गए हैं जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये तमाम किसमें आते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। लेकिन अगर आपको पता है कि आप आज एप्लीकेशन जमा करवाएं, अगर तो नॉर्मल तरीके से चलेंगे तो पूरे 3-4 माह बाद आपका कनेक्शन आएगा, वरना दूसरा तरीका भी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सबको जल्दी होती है, तो वो फिर वो जल्दी वाला तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, चलें। रजिस्टरिंग द प्रॉपर्टी जो आपकी है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना, अगेन पटवारियों के पास जाना पड़ता है, सारे मामला हैं, कितनी जल्दी वो हो जाएगा। तो प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, ये क्या होता है, वो ठीक है। कंसोलिडेशन पढ़ लिया, एनसीए पढ़ लिया, वो है एनसीए, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एनसीए, एक तो वो इन्वेस्टर्स होते हैं ना जिनका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है, एक वो होते हैं जिनका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, 25%, 10%, 15%, 20-50%, और एसोसिएट्स होते हैं अगर उनका 10% कोई इन्वेस्टमेंट, 15%। बहरहाल वो जो कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं रखते, उनका भी तो ख्याल रखना होता है ना सर जी, कि उसका ख्याल कितना रखा जा रहा है कि चलो ऐसे लोग भी इन्वेस्टमेंट करने आए, अगर उनको उनका ख्याल रखा जा रहा है उन इन्वेस्टर्स का, तो फिर ये एक एनकरेजिंग पॉइंट है ऐसी इकोनॉमी में कि यार फिर लोग भी इनकरेज होते हैं कि वो इन्वेस्ट करें। चंद एक शेयर्स ले लें, अगर आप इंश्योर करते हैं कि यार आप चंद एक शेयर इन्वेस्ट करने वालों को भी इज्जत दे रहे हैं, उनकी राय को भी आप कुछ फोकियत दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि लोग ऐसे एनवायरनमेंट में आके आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रजामंद होंगे और आपका बिजनेस चलेगा। सर्दी जो मस्जिद होती है, जो बड़े हाजी साहब होते हैं, जो सबसे ज्यादा डोनेशन देते हैं, उनको इज्जत मिलती है, कोई शक नहीं। मिलती है कि नहीं मिलती? तो ये हाजी साहब है, इन्होंने ये मस्जिद के लिए इतना अलग आप चेयर पे बैठाएं। कुछ हमारे जैसे भी होते हैं 10, 15, 20 रुपए देने वाले, क्या उनको इज्जत मिलती है बराबर? नहीं मिलती। तो ये बस ये मैंने आपसे बात करनी थी, मेरा ख्याल है बात कन्वे हो गई, समझ गए अभी।
तो जो हैवी इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास 60% शेयर होता है कंपनी का, उनको तो सर सलूट ही बजते हैं। हर मीटिंग में वो जाते हैं तो उनकी राय को फोकियत होती है, लेकिन क्या उनकी राय को भी फोकियत है जिनके पास 2 शेयर है? वो बात कर रहा। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी जब हो जाए उसको रिजॉल्व होने में कितना टाइम लगता है? ऐतनी कि रिजॉल्व जो इंसॉल्वेंसी हो गई है तकरीबन महीना लग गया, इंसॉल्वेंसी के मामला थी तय नहीं पाए। कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स करने के लॉस कितने स्ट्रांग हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक, यानी कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी के साथ किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर गया तो मैं एनफोर्स करवाना चाह रहा हूँ अदालत में जाके, तो कितना आपका अदालती निज़ाम स्ट्रांग है? ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स कितनी ज़्यादा है? अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करना चाहते हैं तो कितने आपके पास बैरियर्स कम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के? जैसे पाकिस्तान है, इस वक्त मुसीबत पड़ी हुई है, कोई इंपोर्ट करना चाहे आसान है इंपोर्ट करना, मुसीबत पड़ी हुई है यहाँ पे। कितने, मैं कल परसों गया हुआ था किसी रिटेल स्टोर में, और ये जो तुम्हारा सेक्शन है ना, ये बॉडी स्प्रेज और कॉस्मेटिक्स और वो पता नहीं, मैंने बॉडी स्प्रे खरीदना था, उस पर लिखा हुआ था मेन पे कि चूंकि हुकूमत की तरफ से इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप कोई इंपोर्टेड आइटम एक से ज़्यादा नहीं उठा सकते, क्योंकि ये सारी इंपोर्टेड आई है। इतने केड़ा बनता है बॉडी स्प्रे में? दसो, कोई भी नहीं बनता। ये सारी इंपोर्टेड होती है, कॉस्मेटिक आइटम सारी की सारी। शैम्पू तो शायद मेरा ख्याल है यहाँ बन रहे हैं, लेकिन बहरहाल कॉस्मेटिक आइटम्स जितना भी आपका है मैक्सिमम इंपोर्ट होता है, ये सारी चीज़ें इंपोर्टेड होती हैं। वो तो मैं तो एक स्टोर का मैं नाम नहीं ले रहा, एक स्टोर का जिक्र कर रहा हूँ। वो अल्लाह आलम क्या, वो शायद इसलिए कहते हैं कि यार सारी तुसी लै जाओगे, ऐसी बाकियों की बेचांगे। मैं सोचता हूँ ये तो जुगत है बड़ी पुरानी कि एक बंदा आया तो घड़ियां बेच रहा था, वो तो एक बंदा आया तो कहता यार सारी घड़ियां का की लेना, सारी घड़ियां का की लेना, कहता जा काम कर, तेनू वेचदा तो मैं सारा दिन की बेचांगा। बंदा पूछे मामा बेचन बैठा तो उन्होंने वेच कर जा, ये वाली बात है। मुझे जस्टिफिकेशन नहीं समझ आई उसकी कि भाई अगर एक बंदा आ रहा है 2 चीजें लेके जा रहा है तो तुसी बेचो, तुसी कादे वास्ते दुकान पाई? वही कह रहा हूँ ना कि कस्टमर बना रहे हैं ना, तो हम ऐसे तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी शेल्फ खाली रह जाएं। ये एक ज़हन में मेरे आता था, क्योंकि वो वो कहते हैं ना कि वो कस्टमर को वही स्टॉक आउट वाला जो एक मामला है कि अगर स्टॉक आउट हो जाएंगे, कस्टमर आया हम ना दे सके, तो वो एक करंट और पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन लॉस होता है। यही हम ईओक्यू में यही पढ़ते हैं ना, स्टॉक आउट का। दिस वाज द ओनली जस्टिफिकेशन जो ज़हन में आया था कि यार बाकियों की बेचेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कह ये तो एक जुगत थी जो कि हम सुनते थे, तो वो बाकी सच साबित हो गई है, क्योंकि जाहिर है पीछे से तो नहीं वो खरीद सकते, है ही कोई नहीं, इंपोर्ट ही बांधते थे, कितों खरीदेंगे। पेइंग टैक्सेस, ठीक है जी, जहाँ पे टैक्स को पे करना आसान है, मसले मसाइल नहीं है, हमारे मामला आसान है। सो ये अच्छा, ये टेस्ट भी हो सकता है। ये इंडेक्स जो है, वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है, वो आपसे टेस्ट कर ले कि इसमें से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में से कौन से इंडिकेटर्स हैं, एक्सेप्ट दैट करके बात कर ले। सो ये आ सकता है। तो वो ये कह रहा है कि टू इम्प्रूव पाकिस्तान रैंकिंग इन द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ, इसको जरा पढ़ो हमारा, फिर ऑफ करते हैं। Introduction of maximum use of technology, abolishment of unnecessary requirements for all companies. बात समझ रहे, सिंपल सी बात कर रहा है कि पाकिस्तान का अगर ये इंडेक्स जो है उसको बेहतर करने के लिए हमारे यहाँ पे काफ़ी चेंजेस की गई और बात ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ नॉलेज के लिए कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है ना, वो अगर SCCP में अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं तो उनका ऑटो एनटीएन जनरेट हो जाता है, क्योंकि एनटीएन आपने बनवाना है, नेशनल टैक्स नंबर आपने बनवाना है, तब जाके आप FBR के कागजात में कंपनी होंगे और आप रिटर्न जमा करवा सकते हैं। तो ये SCCP में अगर कोई कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाती है, उसका एनटीएन खुद ब खुद ही बन जाता है। फिर कोई शक नहीं है, ऑटोमेशन हुई है, ठीक है। ऑटोमेशन होने का मतलब है अगर आपने LLP के तौर पर रजिस्टर होना है तो SCCP पे बहुत काम ऑनलाइन हो जाते हैं, आपको घर से नहीं निकलना पड़ता, सिर्फ चालान पे करना होता है, वो आप NBP वगैरह के जाके पे कर सकते हैं, और उसमें भी चालान जनरेशन ऑटो कर दिया है उन्होंने, काफ़ी हद तक ऑटोमेशन हो गई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले बहुत अजाब होता था, लेकिन अब काफ़ी सहूलत है। इसी तरह तुम गाड़ियों वाला सीन देख लो, हमारे यहाँ पे हुआ है, वो हैंडल नहीं हो रहा है, उन्होंने को लैदा गल वो ये होता है कि जो बायर और सेलर है दोनों ने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देनी है,
तो गाड़ी ऑटो ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू गो टू एक्साइज फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन ऑफ द व्हीकल। इंस्पेक्शन भी करवानी, जैसे इंस्पेक्शन हो जाएगी उसी वक्त व्हीकल ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये मामला।